नमस्कार दोस्तों, संविधान संशोधन के आगे की कड़ी में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करेंगे 5वें और 6ठे संविधान संशोधन अधिनियम के बारे में। वीडियो शॉर्ट रहने वाला है। आप सभी जानते हैं संविधान संशोधन के ऊपर हम एक सीरीज लेकर आ रहे हैं और इसी कड़ी में यह हमारा लेक्चर 3rd है। इसके पहले हम 1 से लेकर 4 तक के संविधान संशोधन अधिनियम को समझा चुके हैं। आइए बात करते हैं 5th और 6th की। और यहाँ पर आज हमने 7 अमेंडमेंट को नहीं शामिल किया है क्योंकि वो अपने आप में काफ़ी इंपॉर्टेंट है और तो उसमें थोड़े से ज़्यादा प्रावधान है, सो इसके लिए हम एक अलग वीडियो लेकर आएंगे। तो आगे बढ़ते हैं और आपसे कहना चाहेंगे, अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें। तो चलिए बात करते हैं 5th संविधान संशोधन अधिनियम 1955 के बारे में। तो यह जो संविधान संशोधन है मुख्य रूप से आर्टिकल 3 में संशोधन के लिए जाना जाता है। अब आर्टिकल 3 क्या है, सबसे पहले हमें स्पष्ट होना चाहिए। तो हम सभी जानते हैं कि संसद को आर्टिकल 3 के तहत ये शक्ति है कि वह किसी भी राज्य में से उसका राज्य क्षेत्र अलग करके अथवा 2 या अधिक राज्यों को या राज्यों के भागों को मिलाकर अथवा किसी राज्य क्षेत्र को किसी राज्य के भाग के साथ मिलाकर नए राज्य का निर्माण कर सके, किसी राज्य के क्षेत्र को बढ़ा सके, किसी राज्य के क्षेत्र को घटा सके, किसी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन कर सके और किसी राज्य के नाम में परिवर्तन कर सके। कुल मिलाकर राज्यों से संबंधित है कि अगर राज्य के नाम या सीमा में परिवर्तन किया जाता है तो ये संशोधन यह जो है परिवर्तन आर्टिकल 3 में दिया गया है। और इसके लिए क्या होता है कि संसद जो होता है राज्यों के पास एक क्या भेजता है, राज्य के विचार विमर्श के लिए प्रस्ताव भेजता है। तो यहाँ पर मूल रूप में क्या था, आप जानिए कि अनुच्छेद 3 के अधीन राज्य पुनर्गठन से संबंधित विधेयक को राज्यों को भेजकर उसका मत प्राप्त करने की व्यवस्था थी, लेकिन कोई अवधि नियत नहीं थी। ठीक है, राज्यों के पास जो विधेयक भेजा जाता है इससे संबंधित, तो इसकी कोई टाइमलाइन जो है उसमें शो नहीं थी मूल रूप में। तो जब अवधि नियत नहीं थी तो क्या होता था कि राज्य से विधेयक पर अपना मत अनिश्चित काल के लिए रोकने की उसको एक हिसाब से रोक सकता था वो अनिश्चित काल के लिए, और उस अधिनियम को पारित होने से रोक सकता था। तो यहाँ पर इस संविधान संशोधन के द्वारा 5वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान द्वारा उक्त अवधि को नियत कर दिया गया जिसके भीतर राज्यों को अपना मत व्यक्त कर देना चाहिए। अगर वो इस नियत अवधि में अपना मत जाहिर नहीं करता है तो विधेयक को क्या है, संसद द्वारा पारित माना जाएगा। तो यहाँ पर अवधि को नियत किया गया है 5वें संविधान संशोधन के माध्यम से। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट संविधान संशोधन पे हम बात करते हैं 6ठे संविधान संशोधन की जो 1956 में हुआ था इसके बारे में। तो इस संविधान संशोधन के द्वारा 7वीं अनुसूची की सूची 1 की प्रविष्टि 92A जोड़ी गई। मतलब जो 7वीं अनुसूची की सूची 1 थी उसमें प्रविष्टि 92A जोड़ी गई और सूची 2 को प्रविष्टि 54 जो थी उसको संशोधित किया गया। प्रारंभ में प्रविष्टि 54 के अधीन राज्यों को क्रय तथा विक्रय पर कर लगाने की शक्ति के अंतर्गत अंतरराज्यिक क्रय तथा विक्रय पर कर लगाने की भी शक्ति आती थी। ठीक है, जैसे अगर अंतरराष्ट्रीय व्यापार करना हो तो उसको वो शक्ति भी राज्यों को थी। मुंबई बनाम यूनाइटेड मोटर लिमिटेड के मामले में अभी निर्धारित किया गया था कि राज्यों को आंतरिक विक्रय पर कर लगाने की शक्ति प्राप्त है। राज्यों की शक्ति के प्रयोग से दोहरे करारोपण का भय था जिससे भारत संघ की आय पर प्रभाव पड़ता था। तो संशोधन द्वारा क्या किया गया, तो यह संशोधन द्वारा अंतरराज्यीय विक्रय पर कर लगाने की शक्ति केंद्र सरकार को दे दी गई। मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है, अंतरराज्यीय अगर जो है व्यापार करना है तो उस पर कर लगाने की शक्ति किसको दी गई, केंद्र सरकार को दी गई। संसद को विधि बनाकर राज्य से बाहर अथवा आयात और निर्यात में विक्रय की परिभाषा देने की शक्ति दे दी गई। और आर्टिकल 286 में एक नया खंड 3 जोड़कर राज्यों को अंतरराज्य वाणिज्य में महत्वपूर्ण वस्तु पर कर लगाने की शक्ति को निर्बंधित कर दिया गया। तो मुख्य रूप से 5वें संविधान संशोधन में इतना हुआ है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे संविधान संशोधन 7th अमेंडमेंट एक्ट के बारे में, जो अपने आप में काफी इंपॉर्टेंट है। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब अवर चैनल, लाइक शेयर कमेंट। हैव अ नाइस डे एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।